नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय बाल अधिकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्या है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, किस प्रकार का प्रावधान हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो आपका है, जिसे हम NCPCR के नाम से जानेंगे, बाल अधिकारों की जो सार्वभौमिकता है और जो आपके अलंघनीयता है के सिद्धांत पर बल देता है। देश के सभी बाल संबंधी नीतियों में तात्कालिकता के भाव को स्वीकार करता है। आयोग के लिए 0 से लेकर आपके 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों का संरक्षण समान रूप से महत्वपूर्ण है। अतः नीतियाँ जो सबसे अधिक संवेदनशील बच्चों के लिए प्राथमिक कार्यवाही को परिभाषित करती हैं, इसमें आपके पिछड़े क्षेत्रों पर या कुछ समुदायों पर अथवा विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है आदि। तो राष्ट्रीय बाल जो अधिकार संरक्षण आयोग है, ये बाल अधिकारों की जो सार्वभौमिकता है और अलंघनीयता है, इसके सिद्धांत पर बल देता है कि बहुत ज़रूरी है बाल अधिकारों का सार्वभौमिकता हो और अलंघनीयता हो, ठीक है ना। और देश के सभी जो बाल संबंधी नीतियाँ हैं तात्कालिकता के भाव को स्वीकार करता है और भाव आयोग के लिए अपने जो 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चे हैं उनका संरक्षण समान रूप से महत्वपूर्ण है, ऐसा मानता है। और सबसे अधिक संवेदनशील बच्चों के लिए प्राथमिक कार्यवाही को परिभाषित करती हैं और इसमें पिछड़े क्षेत्रों पर या जो कुछ समुदायों पर अथवा विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है आदि। संक्षिप्त इतिहास देखें तो भारत ने 1990 में संयुक्त राष्ट्र UN ने महासभा शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें बच्चों के आपके जीवन, संरक्षण और विकास पर एक घोषणा को अपनाया। तो 1990 में भारत ने क्या करता है, भारत 1990 है, उसमें संयुक्त राष्ट्र है UN महासभा, जो UN का महासभा शिखर सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेते हैं। भाग लेकर जिसमें आपके बच्चों के लिए जीवन के बारे में, संरक्षण के बारे में और विकास के बारे में एक घोषणा है, इस घोषणा को अपनाते हैं। भारत ने 11 दिसंबर 1992 है, दिसंबर 1992 को बाल अधिकारों पर सम्मेलन है, ये भारत ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन है आपके को भी अंगीकृत किया। और CRC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आपके हस्ताक्षरकर्ता देशों को इस सम्मेलन में आपके उल्लेखित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य करती है। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकारों पर सम्मेलन को भी अंगीकृत किया और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, CRC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हस्ताक्षरकर्ता देश होते हैं ना, जिन्होंने साइन करके रखे हैं, इस सम्मेलन में जो उल्लेखनीय बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए उन्हें क्या है, बाध्य करती हैं। क्या बच्चों के लिए जो भला हो, उनके अधिकारों के लिए जो रक्षा करने के लिए जो भला हो, वो सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए आपको। बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय बाल चार्ट 2003 को अपनाता है। तो बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था, तो वो था राष्ट्रीय बाल चार्ट 2003। नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003 को अपनाया गया और मई 2003 में आयोजित आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष जो सत्र होता है में एक आपके ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से एक परिणाम दस्तावेज को अपनाया गया और जिससे लक्ष्य और उद्देश्य शामिल थे। कौन सा नाम है आपका, शीर्षक क्या था? शीर्षक है जिसका आपकी ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन मई 2002 संयुक्त राष्ट्र महासभा पर बच्चों पर विशेष सत्र होता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आता है 2005, 20 जनवरी 2006 को आता है और यह अधिनियम आपके 5 फरवरी 2007 को लागू होता है। अधिनियम की संख्या है आपके 4 वर्ष 2006। अधिनियम संख्या कौन सी? 4 और वर्ष है 2006। गणराज्य का 56वां वर्ष आपके था, इसमें गणराज्य का 56वां वर्ष था और आपके चौथा अधिनियम संख्या थी और वर्ष 2006 था। 20 जनवरी 2006 को आता है और अधिनियम आपके लागू होता है 5 फरवरी 2007 को। 5 फरवरी 2007 को लागू होता है
अध्याय देखिए फर्स्ट, जिसमें प्रारंभिक धारा फर्स्ट एंड सेकंड है और जिसमें धारा सेकंड परिभाषा देती हैं। बाल अधिकार में वे सभी बच्चों के अधिकार शामिल होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में 20 नवंबर 1889 को अपनाए गए, जिन्हें भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदित किया था। तो मामला क्या है? मामला ये धारा 2 की परिभाषा देती है। बाल अधिकार में वे सभी बच्चों के अधिकार शामिल होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में 20 नवंबर 1990 को अपनाए गए थे, जिन्हें भारत सरकार ने अपने 11 दिसंबर 1992 को आपके अनुमोदित किया था। तो आपके बात समझ में आई ना? अध्याय 2 देखते हैं अभी। अध्याय 2 में आपके राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, धारा 3 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक निकाय का गठन करेगी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है अध्याय 2 में, जिसकी धारा 3 है, जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक निकाय गठन करेगी। संरचना के बारे में देखें तो एक अध्यक्ष होगा जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिनमें बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कुछ उत्कृष्ट काम किए हैं। अप्पू डप्पू जप्पू को तो रखेंगे नहीं, ठीक है ना। और 6 सदस्य होंगे इसके अलावा अपने, तो 1+6 का फॉर्मूला है इस प्रकार से कि 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 2 तो महिलाएं होनी चाहिए। बच्चों का मामला है यार, महिलाएं आवश्यक हैं, 2 तो आपकी महिलाएं शामिल करो, ठीक है ना। और जिन्हें केंद्र सरकार में प्रतिष्ठा, सम्मान, ईमानदारी, स्तर और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से निम्नलिखित क्षेत्रों से आपकी नियुक्ति करेगी, जैसे शिक्षा है, बाल स्वास्थ्य देखभाल, कल्याण और बाल विकास हो गए, किशोर न्याय या फिर उपेक्षित हाशिए पर जो पड़े बच्चे हैं या अथवा दिव्यांग बच्चे हैं उनकी देखभाल हैं, बाल श्रम या उन्मूलन या संकटग्रस्त बच्चे हैं, बाल मनोविज्ञान या फिर समाज शास्त्र हैं, बच्चों से संबंधित कानून हैं। इनका क्या है? देखो, जिन्हें केंद्र सरकार प्रतिष्ठित, क्षमता, ईमानदारी, स्तर और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में जो क्षेत्रों की नियुक्ति करेगी, निम्नलिखित क्षेत्र है। जो सारे क्षेत्र हमने देखे उन क्षेत्रों में से आपके ईमानदार, क्षमता, प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें, स्तर और अनुभव रखे ऐसे व्यक्ति को आपके रखना होगा। 6 सदस्यों में कम से कम 2 तो महिला होनी चाहिए और एक अध्यक्ष होगा जो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया गया हो। तीसरी बात, इसका आयोग का कार्यालय कहाँ होगा? ये आपके दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। ये आपकी धारा 3 कहती है अध्याय 2 के अंतर्गत कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस प्रकार से होगा। अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है, ये कौन करेगा? देखो, केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा अध्यक्ष और आपके अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो ये मामला भी आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। केंद्र सरकार आपके डिसाइड करेगी कि किसे आपके अध्यक्ष बनना है, किसे आपके सदस्य नियुक्त करना है। परंतु यह कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार का आपके गठित 3 सदस्यीय जो चयन समिति होती हैं उसकी सिफारिश पर की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर आपके विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी। जो एक चयन समिति होगी 3 सदस्यीय, उसके द्वारा आपके जो अध्यक्ष वगैरह की आपकी नियुक्ति के लिए काम किया जाएगा। केंद्र सरकार का अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय जो चयन समिति होगी साहब, उस सिफारिश पर आपकी किया जाएगा। अध्यक्षता आपकी महिला और बाल विकास मंत्रालय या फिर विभाग के प्रभारी मंत्री के द्वारा की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के स्थान पर प्रतिस्थापन अधिनियम 4/2007 द्वारा प्रभावी दिनांक थी, जो 29/12/2006 से। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो अध्यक्ष का कार्यकाल अलग है और सदस्य का अलग है। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी साल पहले होगी उस तक आपको उसका कार्यकाल रहने वाला है। दूसरा, आपके सदस्य के लिए 3 वर्ष की आपका कार्यकाल या फिर 60 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगा उस तक आपकी प्रमुख रूप से वो सदस्य रहेगा। ये कार्यकाल है जो धारा 5 में दे रखी है। कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल पद पर नहीं रह सकता। कोई भी अध्यक्ष है या फिर सदस्य है 2 से अधिक कार्यकाल तक आपके पद पर नहीं रह सकता। तो 2 तक तो रह सकता है, 2 से अधिक कार्यकाल तक पद पर नहीं रह सकता। त्यागपत्र या इस्तीफा जो भी देना है केंद्र सरकार को दो। किसको देना है? केंद्र सरकार को दो। जैसे राष्ट्रीय अपने पिछली कक्षा में अपने मामला पढ़ा था, उसी के हिसाब से महिला आयोग में जिस प्रकार की हमने बात करी उसी प्रकार से इसी में भी है, ठीक है ना। अगली अपन बात करते हैं वेतन और भत्ते की। जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करे वैसा वेतन और भत्ता मिलेगा, ये आपकी धारा 6 कहती है। कौन कहती है? धारा 6 कहती है कि जैसा आप केंद्र सरकार निर्धारित करेगी वैसा वेतन मिलेगा, वैसा भत्ता मिलेगा, ठीक है ना।
और पद से हटाया जाना है तो ये धारा 7 के अंतर्गत है। देखो, केंद्र सरकार ही इसे पद से हटा सकती है। हटाने के बाद सिद्ध कदाचार आधार क्या होंगे आपके, आधार होंगे सिद्ध कदाचार, अक्षमता के आधार पर या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को हटाने के आधारों के समान कारण इसमें ही होंगे। तो जैसे आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, उनके आधार है, वही समान कारण यहाँ पर इनको रहेंगे। तो धारा 7 के अंतर्गत पद से हटाए जाने की बात कही गई है। धारा 10 कारोबार के आपके संव्यवहार के लिए जो प्रक्रिया है, जो कारोबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया है। आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, किंतु अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच 3 माह का अंतर है, ये 3 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 3 माह के अंतर के अंतर्गत आपको आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय में जब अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अंतिम और अगले अधिवेशन के बीच में 3 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिवेशन में सभी निर्णय बहुमत के द्वारा लिए जाएंगे, परंतु बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में जो पीठासीन व्यक्ति होगा द्वितीयक या फिर निर्णायक मत करेगा और उसका आपके प्रयोग करेगा, ठीक है ना। तीसरी बात, यदि आपके अध्यक्ष किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है, अध्यक्ष कोई कारण बन गया और आयोग का जो अधिवेशन हुआ साहब उस अधिवेशन के उपस्थित रहने में असमर्थ होता है, तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के द्वारा अपने में से चुना गया कोई एक सदस्य पीठासीन रहेगा। चौथी बात, आयोग अपने अधिवेशन और अपने कार्यों के संचालन के लिए प्रक्रिया के संबंध में ऐसे अधिवेशन में गणपूर्ति सहित ऐसे नियमों का पालन करेगी जो केंद्र सरकार के द्वारा विहित हो। तो साहब, आयोग अपने अधिवेशन है, अपने कार्य है, उनके संचालन के लिए प्रक्रिया के जो संबंध में ऐसे अधिवेशन की गणपूर्ति सहित ऐसे नियमों का पालन करेगी जो आपके केंद्र सरकार के द्वारा विहित है। पांचवी बात, आयोग के सभी आदेश और आपके निर्णय सदस्य सचिव के द्वारा इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी के द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। आयोग के सभी जो आदेश है, निर्णय है, सदस्य सचिव के द्वारा या इस निमित्त सदस्य सचिव के द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी के द्वारा आपके अधिप्रमाणित किए जाएंगे। धारा 11 के बारे में बात करें अपने दोस्तों, तो आयोग के सदस्य और सचिव, जो आयोग के सदस्य सचिव हैं, अधिकारी हैं और अन्य कर्मचारी, केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी को आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी। आयोग में ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जो कि आपके उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो। तो किसी भी अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार भारत के संयुक्त सचिव या फिर अतिरिक्त सचिव के लेवल का होना चाहिए, इससे नीचे की पंक्ति के अधिकारी को आयोग के सदस्य सचिव या वो नियुक्त नहीं करेगा। सदस्य सचिव आयोग के कार्यों के लिए उचित प्रशासन और उसके दैनिक प्रबंधन के उत्तरदायित्व होता है। ऑब्वियसली बात है, सचिव का काम ही होता है कि आयोग के कार्यों की उचित प्रशासन करे, उसके दैनिक आपके प्रबंधन करे, उत्तरदायित्व अपने पे ले। ये थे अपने 11वें कि आयोग के सदस्य और सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बारे में मामले में बात करी गई है। फिर अपन बात करते हैं धारा 12 के बारे में, जो कि वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा, ये बात कहता है। तो वेतन और भुगतानों का भुगतान है जो अनुदानों से किया जाएगा। फिर अध्याय 3 है जो कि आयोग की कृत्य और शक्तियों के बारे में बात करता है। प्रमुख रूप से धारा है, ये धारा आपके 13 में ये बात कही गई है। आयोग के कृत्य क्या क्या होंगे? आयोग निम्नलिखित सभी किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगी, सभी या फिर किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगी। सबसे पहला, बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय आपके प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित आपके संरक्षणों की परीक्षा और पुनरावलोकित करना तथा उन्हें प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना। बालक के जो अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए तत्समय जिस समय आपके हैं मौजूदगी, उस समय आपकी कोई प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के द्वारा या फिर उसके अधीन उपबंधित जो कुछ संरक्षण है, संरक्षणों की परीक्षा है और पुनर्अवलोकन करना और उन्हें प्रभावी क्रियान्वयन कैसे किया जा सके, इसके लिए आपके उपायों की सिफारिश करना। दूसरी बात, केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतरालों पर जिन्हें आयोग उचित समझे उन उपबंधों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से और कभी भी ऐसा लगे कि अन्य अंतराल में भी जहां पर आयोग उचित समझे वहां पर उन उपबंधों के आपके कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तीसरी बात, बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाही आरंभ करने की सिफारिश करना। बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना, बालक हैं अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना और ऐसे मामलों की कार्यवाही आरंभ करने की सिफारिश करना। चौथी बात आपकी उन सभी पहलुओं की परीक्षा करना जो आतंकवाद हैं, सांप्रदायिक जो हिंसा हैं, दंगे हैं, प्राकृतिक आदत हैं, घरेलू हिंसा हैं, HIV एड्स हैं, अवैध व्यापार हैं, आपके दुर्व्यवहार हैं, उत्पीड़न है, शोषण है, अश्लील साहित्य हैं, वेश्यावृत्ति से जो प्रभावित बालक अधिकारों के उपभोग को रोकते हैं और समुचित उपचार आपके उपायों की सिफारिश करना।
तो देखो, इन मामलों की जो बच्चे के आपके विकास को रोके पहलुओं की परीक्षा करना, जैसे कि आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV, एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, शोषण, अश्लील साहित्य, वेश्यावृत्ति से प्रभावित बालक अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और समुचित उपचारों उपायों को क्या है सिफारिश करना कि इन मामलों से कैसे निपटा जाए। अगली बात, उन बालकों से संबंधित विषयों की जांच करना जिनके हितों के विशेष रूप से सुरक्षा की आवश्यकता है। अंतर्गत कहते पीड़ित बालक हो गए, आपके निराश्रित या फिर अनाथ बालक हो गए, विधि के उल्लंघन के करने वाले बालक हो गए, किशोर हो गए, इसके अंतर्गत कुटुंब रहित बालक हो गए, कैदियों के बालक हो गए आदि संबंधित मामले हैं। उपयुक्त उपचार आपके उपायों की सिफारिश करना, जो बालक आपके संबंधित विषय हो गए उनकी जांच करना जिनके हितों की विशेष रूप से सुरक्षा की आवश्यकता है। अगली बात, बालक अधिकारों से संबंधित विधियों और आपके अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन करना और विद्यमान नीति और कार्यक्रमों और अन्य जो क्रियाकलापों का कालिक पुनरावलोकन करना और बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना। तो अगली बात यह थी कि बालक हैं जो अधिकारों से संबंधित जो विधियां हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो लिखितों का अध्ययन करेगा और विद्यमान नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, अन्य का आपके जो क्रियाकलाप हैं उनका कालिक पुनरावलोकन करना और बालकों की सर्वोच्च हित के लिए प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना। अगला है बालक अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे अग्रसर करना। तो बालक के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा, ऑब्वियसली बात है, और उसके अग्रसर करेगा। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बालक अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना, प्रकाशनों, मीडिया, विचार विमर्शों, अन्य उपलब्ध जो साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना, ये प्रमुख रूप से इसका काम रहने वाला है। तो विभिन्न आपके जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग करेगा। केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी किशोर गृह, किसी संस्था, निवास स्थान या बालकों की बाल गृह संस्था या अंतर्राष्ट्रीय निकायों के द्वारा बनाए गए बालक संस्थानों की जांच करना, उन संस्थाओं की जांच करना और वहाँ पर जहाँ बालकों को उपचारी है या फिर सुधार है या संरक्षण के लिए प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना, और किसी अनुपयुक्त कार्रवाई के लिए यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकारियों से सलाह देना कि ये मामला ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। अगला है निम्नलिखित से संबंधित मामलों की परिवादों की जांच करना और इन मामलों पर आपके स्वप्रेरणा से विचार करना। बालक अधिकारों से वंचन और उनका अगर अतिक्रमण हो रहा है तो परिवादों की जांच करें, उन पर स्वप्रेरणा से विचार करें। बालकों के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध करने वाली विधियों का अगर अक्रियान्वयन हो रहा है कहीं पर तो इस मामले पर गंभीरता लेना चाहिए, स्वप्रेरणा से काम करना चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए। बालकों की कठिनाइयों को दूर करने और बालकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे बालकों को आपके अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य से के लिए अन्य आपके जो नीतिगत विनिश्चय हैं, मार्गदर्शन है या अनुदेशनों की अनुपालन न करना या ऐसे विनिश्चय जहां पर आपके अद्भुत मुद्दों पर समुचित प्राधिकारियों के साथ वार्तालाप करना और ऐसे अन्य कृत्य करना जो बालकों के अधिकारों के संवर्धन और उपयुक्त कृत्यों से आनुषंगिक किसी अन्य मामले के लिए आवश्यक हो, तो बालकों के लिए विशेष रूप से कदम उठाएगा जहां पर उनकी आवश्यकता समझेगा। आयोग ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष आपके लंबित हो। तो ऐसे मामले पर जांच नहीं करेगा जो कि राज्य आयोग या फिर आपके तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष आपके लंबित है। तो कोई आयोग, दूसरा आयोग उसकी पंचायत कर रहा है तो तुम उसमें पंचायती मत करो। धारा 14 कहती है जांच से संबंधित शक्तियां, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की जाती हैं इनको। और 15 में जांच के पश्चात कार्यवाही। आयोग इस अधिनियम के अधीन जो की गई किसी भी जांच को पूरा होने पर निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात पहली चीज, जहां जांच से बालक अधिकारों के लिए किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के उल्लंघन का प्रकट होना होता है तो वहां आयोग संबंधित सरकार या फिर प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध आपके अभियोजन के लिए कार्यवाही या फिर ऐसा अन्य कार्यवाही जो आयोग ठीक समझे आरंभ करने की सिफारिश कर सकेगा। तो जांच के पश्चात कार्रवाई यानी आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई जो किसी भी जांच है उसको पूरा होने पर कार्यवाही कर सकेगा। पहली चीज, जहां से बालक अधिकारों की किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध के उल्लंघन का प्रकट होना जाता है तो वहाँ आयोग संबंधित सरकार या फिर प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाही या फिर ऐसे अन्य कार्यवाही का आयोग ठीक समझे आरंभ करने की सिफारिश कर सकेगा। दूसरी, उच्चतम न्यायालय या संबंधित जो हाईकोर्ट है ऐसे निर्देशों या आदेशों रिटों के लिए जो वह न्यायालय उचित समझे आपके अभिगमन कर सकेगा। तो उच्चतम न्यायालय या फिर संबंधित जो उच्च न्यायालय हैं ऐसे निर्देशों या आदेशों या रिटों के लिए जो वह न्यायालय उचित समझे अभिगमन कर सकेगा।
अगली बात, पीड़ित व्यक्ति या फिर उसके कुटुंब के सदस्यों की ऐसी तत्कालीन अंतरिम सहायता मंजूर करने के लिए जो आयोग उचित समझे संबंधित सरकार या फिर प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा। तो पीड़ित व्यक्ति है या उसका कुटुंब है सदस्यों को ऐसे तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने के लिए जो आयोग उचित समझे संबंधित सरकार या फिर आपकी जो प्राधिकारी है इस प्राधिकारी को सिफारिश है ये कर सकेगा। धारा 16 कहती है वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत हम बात करें साहब तो वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति से तैयार की जाएगी, उसमें ऐसे ब्यौरे या अंतर्दृष्टि होंगे जो केंद्रीय सरकार के द्वारा विहित की जाए। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार के द्वारा विहित की जाए। इसके अध्यक्षों के बारे में अगर हम बात करें साहब तो पहले अध्यक्ष थे इसके शांता सिन्हा। प्रथम अध्यक्ष 2007 से लेकर 2013 के बीच में शांता सिन्हा है। शांता सिन्हा इसके आपके प्रथम अध्यक्ष बने। शांता सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं जो कि 2007 से लेकर 2013 के बीच में रहते हैं। कुशल सिंह इनके आपके अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी के साथ में नूतन गुहा विश्वास रह चुके हैं। साथ ही में आपके एक मिनट बीच में एक रह गए, वीएस आपके ओबरॉय रह गए हैं। तो एक से नाम वापस लेता हूं। पहले शांता सिन्हा है जो बाद में इसके बाद में क्या है कुशल सिंह जी हैं। कुशल सिंह जी के बाद में वीएस ओबरॉय हैं। वीएस ओबरॉय के बाद में आपके नूतन गुहा विश्वास हैं। उनके बाद स्तुति कक्कर हैं। उनके बाद राकेश श्रीवास्तव हैं। उनके बाद प्रियांक कानूनगो हैं जो 2 कार्यकाल निभाते हैं 2018 से 24 तक। फिर है तृप्ति गुरहा। फिर है वेलेटी प्रेमचंद। जो वेलेटी प्रेमचंद है ये वेलेटी प्रेमचंद आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वेलेटी प्रेमचंद है। और वर्तमान के सदस्य कौन है? श्रीमती प्रीति भारद्वाज हैं। तो कुल मिला के बात ये है जो कि आपके अध्यक्षों के बारे में हमने बात करी। तो सबसे पहले अध्यक्ष आपके शांता सिन्हा हैं जो प्रथम अध्यक्ष है इसके, और दूसरे हैं कुशल सिंह। हम बात कर रहे हैं कुशल सिंह। तीसरे हैं वीएस ओबरॉय। तीसरे कौन है? वीएस ओबरॉय। चौथे हैं नूतन गुहा विश्वास के बाद में पांचवे हैं आपके स्तुति कक्कर के बाद में छठे हैं राकेश श्रीवास्तव। सातवें हैं प्रियांक कानूनगो जो कि 2 कार्यकाल निभाते हैं। 2 कार्यकाल निभाने वाले प्रियांक कानूनगो। आठवें हैं तृप्ति गुरहा। और 9वें हैं वेलेटी प्रेमचंद है 9वें वेलेटी प्रेमचंद। और वर्तमान में सदस्य हैं आपके श्रीमती प्रीति भारद्वाज। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके हैं सदस्य हैं प्रीति भारद्वाज और वर्तमान में आपके वेलेटी प्रेमचंद आपके वर्तमान में क्या है इसके अध्यक्ष हैं। तो ये बात हमने करी आपके आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, एनसीपीसीआर के बारे में। एनसीपीसीआर के बारे में बात करें जो बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता और अलंघनीयता के सिद्धांत पर बल देता है और जो भी आपकी क्या है देश की सभी बाल संबंधी नीतियों में तत्कालीन आपके भाव को स्वीकार करता है। 8-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के संरक्षण के समान रूप से महत्व देता हुआ नीतियों से आपके सबसे अधिक संवेदनशील बच्चों के लिए प्राथमिक कार्यवाही से परिभाषित करती हैं। पिछड़े क्षेत्र पर या फिर कुछ सदस्यों पर अथवा आपके विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है, तभी तो ये आपके राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग अपना मूल काम कर पाएगा। जो पिछड़े हैं उन पर विशेष ध्यान पर देते हुए हर बच्चे वर्ग के जो 0 से 18 वर्ष के आयु बच्चे हैं उनके संरक्षण का समान रूप से काम करे महत्वपूर्ण है, ये बनता है। संक्षिप्त हमने जब इतिहास देखा तो हमने देखा कि भारत में 1990 में जो संयुक्त राष्ट्र में महासभा शिखर सम्मेलन में भाग लिया और उसमें बच्चों के जीवन संरक्षण और विकास पर आपकी एक घोषणा करी। और भारत ने 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकार पर सम्मेलन को अंगीकृत करते हुए सीआरसी का एक अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है ये करते हैं और हस्ताक्षर देशों को एक सम्मेलन में उचित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य किया गया। बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रीय बाल चार्टर 2003 था अपनाया गया। मई 2002 में आपके आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष सत्र हुआ है जिसमें ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन शीर्षक से परिणाम दस्तावेज को अपनाया गया जिसपे लक्ष्य और उद्देश्य शामिल थे। फिर हमने बात करी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के बारे में जो कि आपके 20 जनवरी 2006 को आता है और मतलब पारित होता है और लागू होता है 5 फरवरी 2007 से, जिसमें अधिनियम की संख्या 4 रही और वर्ष 2006 रहा। तो ये आपके अधिनियम लागू कब होता है? तो ये 5 फरवरी को लागू होता है। 5 फरवरी 2007 को ये लागू होता है और गणराज्य का 56वां आपका जो वर्ष था। पहले अध्याय में हमने प्रारंभिक बात करी जिसमें धारा 1 और 2 थी और धारा 2 में हमने विशेष रूप से परिभाषा देखी बाल अधिकार में वे सभी बच्चों के अधिकार आते हैं जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में 20 नवंबर 1989 में आपके प्रमुख रूप से
जो अपनाए गए और भारत सरकार ने 11 आपके दिसंबर 1992 को अनुमोदित किया। ठीक है साहब। फिर हम बात करें कि दूसरे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बात करें, जो धारा 3 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन के बारे में बात करते हैं, जो केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा एक निकाय गठन करेगी। फिर हमने उसके संरचना के बारे में बात करी कि हमने देखा एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष और प्लस 6 सदस्य होंगे। अध्यक्ष हैं जो आपके जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिसमें बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट आपके कार्य किया गया हो। 6 सदस्यों में जिनमें से कम 2 तो महिलाएं होनी चाहिए। 2 महिलाओं की हमने विशेष रूप से बात करी और वो भी देखा कि केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा, क्षमता, ईमानदारी, स्तर और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से जो निम्नलिखित क्षेत्रों में नियुक्ति करेगी, और वो होगी शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण और बाल विकास, किशोर न्याय या उपेक्षित हाशिए पर पड़े बच्चों या अथवा दिव्यांग बच्चों की देखभाल, बाल आपके श्रम उन्मूलन या फिर संकटग्रस्त बच्चे, बाल मनोविज्ञान या फिर समाजशास्त्र, बच्चों से संबंधित कानून। हमने देखा आयोग का कार्यालय होगा कहाँ पर, दिल्ली में कार्यालय होगा। और हमने देखा धारा 4 जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी, परंतु हमने देखा अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा गठित 3 सदस्यीय की एक चयन समिति होगी और उसकी सिफारिश पर की जाएगी। अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है या विभाग के प्रभारी मंत्री के द्वारा की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। और ये कब किया गया? अधिनियम की 4/2007 के द्वारा। आपके कार्यालय के बारे में, कार्यकाल के बारे में बात करें, जो कि धारा 5 में देखा था, जो अध्यक्ष होता है उसकी 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक अध्यक्ष रहेगा। और हमने सदस्य को देखा जो 3 वर्ष की आयु या फिर 60 वर्ष की, 3 वर्ष का कार्यकाल या फिर 60 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी तब तक रहेगा। कोई भी अध्यक्ष या फिर सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल के लिए पद पर नहीं रह सकता, तो 2 तक रह सकता है। ठीक है। त्यागपत्र, इस्तीफा देखा हमने केंद्र सरकार को देखा। फिर हमने 6 में देखा क्या, धारा 6 में वेतन और भत्ते देखी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होंगी। फिर हमने 7 में देखा क्या, अब 7 नहीं रहेगा, पद से हटाया जाना। केंद्र सरकार के द्वारा हटाने के आधार हमने देखे सिद्ध कदाचार, असमता के आधार पर, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को हटाने के आधारों के समान कारणों पर। फिर हमने धारा 10 देखी जो कि कारखानों के आपके स्वयं व्यवहार के लिए प्रक्रिया देखी, कारोबार के जो स्वयं व्यवहार के लिए प्रक्रिया देखी। आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समयों पर अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से आपका अधिवेशन करेगा, किंतु अंतिम और आपके अगले अधिवेशन के बीच 3 माह का अंतर नहीं होगा। अधिवेशन में सभी निर्णय आपके बहुमत से लिए जाएंगे, परंतु मतों की दिशा में बराबर होने पर अध्यक्ष या फिर उसकी अनुपस्थिति में जो पीठासीन व्यक्ति होगा वो आपके द्वितीयक या फिर निर्णायक मत देगा। तीसरी बात हमने देखी कि अध्यक्ष किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही कोई चुने जाएगा क्या पीठासीन अधिकारी। फिर हमने देखा आयोग के अधिवेशन और अपने कार्यों के संचालन के लिए ऐसे अधिवेशन की गणपूर्ति सहित ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केंद्र सरकार के द्वारा विहित किए जाएंगे। आयोग के सभी आदेश और निर्णय सदस्य सचिव के द्वारा, इस नियमित सदस्य सचिव के द्वारा सम्यक रूप से आपके प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किए जाएंगे। फिर 11 में हमने देखा आयोग के सदस्य सचिव और अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव के पंक्ति के होंगे, उसके नीचे के अधिकारी को आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग के ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराई जाएगी जो कि कृत्यों के लिए दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो। सदस्य सचिव आयोग के कार्यों की उचित प्रशासन और दैनिक प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। फिर हमने देखा 12 में क्या मामला था, वेतन और भत्तों का भुगतान अनुदानों में से किया जाएगा। फिर अध्याय 3 देखा जो आयोग के कृत्य और शक्तियों के बारे में बात करता है, और 3 में हमने प्रमुख रूप से धारा देखी 13 जो कि आयोग के प्रमुख रूप से कृत्य बताया, जो हमने काम आपके सारे इंक्लूड कर दिए थे। 14 हमने देखा जांच से संबंधित शक्तियां देखी जो कि सिविल न्यायालय से आपकी शक्ति प्रदान होगी। 15 में हमने देखा जांच के पश्चात कार्यवाही कैसे होगी। जांच पूरे होने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी। पहली हमने देखा था कि जांच आपके बालक अधिकारों के किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध के उल्लंघन का प्रकट होता है तो वहां पर आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाई या फिर ऐसे अन्य कार्रवाई जो आयोग ठीक समझे आरंभ करने के लिए सिफारिश करेगा। दूसरी चीज में हमने उच्चतम न्यायालय या फिर संबंधित उच्च न्यायालय में ऐसे निर्देशों, आदेशों, रिटों के लिए जो न्यायालय उचित समझे और अभिगमन कर सकेगा। तीसरी चीज हमने पीड़ित व्यक्ति या फिर उसे कुटुंब सदस्यों को आपके ऐसी तत्कालीन अंतरिम सहायता मंजूर करने के लिए जो आयोग उचित समझे संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा। धारा 16 में वार्षिक रिपोर्ट देखी हमने। वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार की जाएगी, इसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्टित होंगे जो केंद्रीय सरकार के द्वारा विहित होंगे। फिर हमने अध्यक्षों के बारे में बात करी, जो पहला अध्यक्ष शांता सिन्हा था और अंतिम अध्यक्ष आपके कौन है, मतलब आज वर्तमान में तो वेलेटी प्रेमचंद वर्तमान में है।
और वर्तमान सदस्य हैं श्रीमती प्रीति भारद्वाज। ये सारी तमाम चीज़ें हमने देखी आपके इस आयोग के अंतर्गत, आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के बारे में। तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। नोट्स क्रेडिट जाता है सिरेमिक एकेडमी को, और मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।